AF45 हिंदी। समय है। ब्लैक सिटी में भी तैयारियां चल रही थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि सिटी लॉर्ड वाइट अकेले नेतृत्व संभाल रहे थे, जबकि ब्लैक सिटी का नेतृत्व पिता पुत्र की जोड़ी कर रही थी। जब जेराच ने अपने पिता की आवाज सुनी तो वह अपने विचारों से बाहर आ गया। दोनों आदमी हूबहू एक दूसरे की नकल जैसे लग रहे थे। जेराच के पिता के सिर पर भी वही गंजे काले कवच और नुकीली दाढ़ी थी जो उसके बेटे के सिर पर थी। बस फर्क इतना था कि जेराच का पिता उससे एक सिर लंबा था। जाहिर है, चूंकि जेराच पहले ही 30 की उम्र पार कर चुका था, इसलिए यह कोई जवानी की बात नहीं थी, बल्कि जेराच के पिता का कद कहीं ज्यादा बड़ा था। आदमियों को तैयार करो, जेराच के पिता ने आगे कहा। शहर बस कुछ ही मिनटों में गायब हो जाएगा। हाँ पिताजी, जेराच ने सिर हिलाया और अपने अंतिम कर्तव्य को पूरा करने के लिए चला गया। जेराच सैन्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए अपने विचारों में खोया हुआ था। ब्लैक सिटी तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करने वाली थी, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति को तैयार होने की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि जेराच शुरू में कोई प्रेरक भाषण देने की स्थिति में था। वह अभी अभी ब्रेव सिटी ट्रायल में बुरी तरह असफल हुआ था और उसका हृदय अभी भी निरंतर अपराध बोध से घिरा हुआ था। अब भी उसे लियोनेल की उसके प्रति पूर्ण उपेक्षा याद है। अगर लियोनेल ने उसे नजरअंदाज कर दिया होता तो बात अलग होती, लेकिन जेराच को याद है कि लियोनेल से उसकी नजर सिर्फ एक बार मिली थी, जब वे दोनों पहली मंजिल पर थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो लियोनेल किसी अजनबी को देख रहा हो। उसने उसे ऐसे देखा जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हो जिसे उसने पहली बार देखा हो और उतनी ही आसानी से उससे दूर हट गया। उस समय लियोनेल ने जिस तरह से उसकी ओर देखा, वह कुछ ऐसा था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। कम से कम अगर लियोनेल उसकी तरफ कभी न देखे तो वह खुद को यकीन दिला सकता था कि लियोनेल को उस पर थोड़ा गुस्सा आ रहा है। उसे लगा कि इससे उसे अच्छा लगेगा। आखिरकार गुस्सा तो किसी के अस्तित्व को स्वीकार करने का एक और तरीका ही तो है। लेकिन उसके साथ इतना सच्चा व्यवहार करना मानो वे पहले कभी मिले ही न हो। एक नगर अधिपति के पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें कभी इस तरह की भावनाओं से निपटना पड़ेगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई चीज उन्हें इस तरह महसूस करा सकती है। हाल ही में मिले किसी व्यक्ति के कारण तो बिल्कुल नहीं। हालांकि जेराच को अंदर ही अंदर पता था कि उसकी भावनाएं लियोनेल के बारे में कम और खुद को निराश करने के बारे में अधिक थीं। जेराच ने अपना सिर हिलाया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारांकन तारांकन। कैमलॉट के चांद पर वापस आकर लियोनेल अभी भी सदमे में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जोन की खोजें सचमुच पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि उन्हें पूरा करने का इनाम पृथ्वी को चौथे आयाम में तेजी से पहुंचाना होगा। लियोनेल की अभिव्यक्ति बदल गई। किसी की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह अमरोन की ओर झपटा और उसकी थोड़ी पर जोरदार मुक्का मारा। अमेरोन इस बदलाव से पूरी तरह स्तब्ध था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे बस इतना पता था कि अब वह बंधा हुआ है, और अगर बंधा नहीं भी होता तो भी लियोनेल के बंधनों को हटाने में उसे बहुत समय लगेगा। उसका आखिरी विचार यही था कि लियोनेल ने उसे धोखा दिया है और वह अब मर चुका है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। लैंसलॉट की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या बात है? लैंसलॉट ठिठक गया। हम। उस पल लैंसलॉट को अचानक ऐसा लगा जैसे दशकों से उसे जकड़े हुए बेड़ियां अचानक टूट गई हो। उसके शरीर में असंभव गति से शक्ति का संचार हुआ। पलक झपकते ही वह पहले से 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना शक्तिशाली हो गया। आखिरकार यह इतना बढ़ गया कि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह पहले की तुलना में कितना शक्तिशाली था। लियोनेल पीछे की ओर लड़खड़ा गया। लैंसलॉट की सफलता की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। तेज हवा चलने लगी और आसपास के कई मीटर मोटे पेड़ भी हिलने लगे। लियोनेल ने अपनी आंखों पर बांह रखी और झांक कर देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह सिर्फ लैंसलॉट ही नहीं था। उस समय दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों शूरवीर जो वे अपने साथ लाए थे, समान शक्ति वृद्धि का अनुभव कर रहे थे। लियोनेल ने अमेरोन के बेहोश शरीर को देखा और अचानक उसे थोड़ा बुरा लगा। उसने उसे इस तरह नीचे गिराया था क्योंकि अगर कैमलॉट चौथे आयाम में प्रवेश कर जाता तो अमेरोन की ताकत पर लगे प्रतिबंध पूरी तरह से हट जाते। तब तक उससे निपटना बहुत मुश्किल हो जाता। लियोनेल ने परिवार के अन्य 3 छिपे हुए सदस्यों की ओर क्षमाप्रार्थी दृष्टि से देखा, लेकिन उनकी आंखों में भय और जिस तरह से वे खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, उसे देखते हुए लियोनेल को लगा कि उसकी मुस्कान शायद उतनी दयालु नहीं थी जितनी उसने सोची थी।
लियोनेल के शर्मिंदा भाव को देखकर आयना हल्के से मुस्कुराए। लेकिन सच कहूं तो लियोनेल ने ऐसी स्थिति में सही कदम उठाया था। सबसे बुरी स्थिति तो निश्चित रूप से एक भयानक स्थिति थी जिसमें वे बिल्कुल नहीं पड़ना चाहते थे। हालांकि ये बात तो समझ में आती है। वे इतने लंबे समय से तीसरे आयाम के शिखर पर अटके हुए हैं, इसलिए ये सही है कि वे सफलता हासिल करें। यह शायद उनकी अनोखी जादू प्रणाली से भी जुड़ा है। एना ने पलकें झपकाईं, उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। लियोनेल ने जब ये देखा तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह अभी भी बहुत शर्मीली थी, उसने बस उसका नाम पुकारा। आयना को अब लियोनेल की तरफ देखना भी मुश्किल लग रहा था। हर बार जब वो देखती तो उसे याद आ जाता कि पहले क्या हुआ था। उसने गुस्से से अपना सिर हिलाया और दूसरी ओर देखने लगी। लियोनेल ने वह प्रश्न पूछना शुरू किया जो वह पूछना चाहता था, लेकिन लैंसलॉट की अचानक हंसी ने उसे चौंका दिया और वह अपनी सोच से बाहर आ गया। लैंसलॉट ने अपनी बाहें फैला दी मानो ऊपर की भारी छतरियों से आती सूरज की किरणों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। महीनों बाद पहली बार कैमलॉट की भारी बारिश आखिरकार थम गई और बादल छट गए। एक योद्धा के तौर पर लैंसलॉट ने अपनी पूरी जिंदगी प्रशिक्षण में बिताई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह आखिरी बाधा को पार कर पाएगा, लेकिन वो दिन आ ही गया। उसे पहले से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। किसी बाहरी पर्यवेक्षक के लिए उसने बस एक बड़ी सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक अंधेरी सुरंग के अंत में रोशनी देख ली हो। उसने सोचा भी नहीं था कि अपनी सोच में एक छोटा सा बदलाव उसे इतना फायदा पहुंचाएगा। लियोनेल, धन्यवाद। लियोनेल ने फिर से जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आज ब्रह्मांड उसके खिलाफ कुछ चाहता है। लेकिन इस बार रुकावट का कारण कहीं ज्यादा गंभीर था। यह इतना गंभीर था कि यह पृथ्वी के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। कांच के टूटने की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। चाहे आप कैमलॉट पर हो, चांद पर हो या धरती पर, सभी ने इसे सुना। ऐसा लग रहा था मानो समय और स्थान का ताना बाना ही कांप रहा हो, मानो खुद को चीर डालने की धमकी दे रहा हो। लियोनेल ने घने पत्तों के बीच से ऊपर देखा और उसे एक ऐसी झलक दिखी जिसे वह जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। आसमान में एक शहर दिखाई दिया और ये शहर उनकी ओर गिर रहा था। इस शहर के द्वार के शीर्ष पर एक अकेली महिला काले वस्त्र और सफेद मुलायम कवच पहने खड़ी थी। उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था और वह तेजी से निकट आते कैमलॉट की ओर देख रही थी। जल्द ही उनकी जमीन पर एक खूनी आभा छा गई। कमजोर दिल वालों को ऐसा लग रहा था मानो सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है। भूभाग पर आक्रमण हो रहा था। लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक सब कुछ समझ में आ गया। हालांकि इस पर बात करने का समय ही नहीं था। भागो, लियोनेल दहाड़ा। इतनी ऊंचाई से जमीन पर इतनी विशाल वस्तु के टकराने का प्रभाव बहुत बड़ा होगा। 100 किलोमीटर व्यास वाला एक उल्कापिंड पृथ्वी पर समस्त जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि यह शहर केवल 10 किलोमीटर व्यास का था और इसकी गति उल्कापिंड की तुलना में बहुत धीमी थी। लियोनेल को पूरा यकीन था कि इसकी कठोरता किसी भी सामान्य उल्कापिंड की तुलना में कहीं अधिक थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वे आसमान से गिरते हुए इसकी दीवारों के भीतर कैसे टिक पाते। और ये पृथ्वी नहीं थी, यह एक छोटा सा चंद्रमा था। लियोनेल को यकीन नहीं था कि इस जैसी सच्ची चौथी आयामी दुनिया में उसकी गणनाएं किस तरह बदल जाएंगी, लेकिन उसके पास इसके लिए मानसिक स्थान भी नहीं था। बिना किसी हिचकिचाहट के लियोनेल ने आयना का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी तेज रफ्तार के बावजूद आयना को उसके साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। दरअसल वही उसे आगे खींच रही थी। तेजपन, दूसरी हवा, पंखों की सांस। लियोनेल ने जितनी जल्दी हो सके उतने वायु गति मंत्रों का प्रयोग किया। वायु तत्व के प्रति उसका लगाव बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए उसकी आत्मिक शक्ति का व्यय कई स्तर ज्यादा था। लेकिन यह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां वह ऐसी बातों की परवाह करने का मन बना सके। लियोनेल और आयना के आसपास के शूरवीरों ने प्रतिक्रिया देने में 1 सेकंड देरी की, लेकिन वे भी लियोनेल के निर्णय पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ गए। उनकी रफ्तार को देखते हुए शहर के जमीन पर गिरने तक कुछ 100 मीटर की दूरी तय करना भी नामुमकिन नहीं होता। ऐसे में उनके लिए हर एक अतिरिक्त फुट आगे बढ़ना जीने का एक अतिरिक्त मौका होता। लियोनेल की आत्मिक शक्ति लगातार उमड़ रही थी। उसे पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की बेड़ियां भी काफी हद तक ढीली पड़ रही थीं। उसका मन पहले से कहीं ज्यादा आजाद महसूस कर रहा था। लियोनेल ने आयना को अपने साथ खींच लिया, उसका पूरा ध्यान अपने मंत्र पर केंद्रित था।
वह गहराई तक खोदता रहा, उसके चारों ओर एक तेज हवा चल रही थी। येप, मेरी चिंता मत करो छोटे ब्लैक स्टार, हवा में रहो और अपनी अभौतिक अवस्था में रहो, यहाँ नीचे मत आना, हम ठीक रहेंगे। नन्हा मिंक हवा में उछल रहा था, उसके आगे काले कोहरे की सीढ़ियां बन रही थीं। लेकिन उसके नन्हे से चेहरे पर एक व्यथित भाव साफ दिखाई दे रहा था। यद्यपि वह छोटा लड़का यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन लियोनेल के साथ उसका इतना गहरा संबंध था कि वह जान गया कि कुछ बुरा होने वाला है। शूरवीरों ने लियोनेल को जितना ज्यादा घबराया हुआ देखा, उतना ही वे भी घबराते गए। सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह थी कि वे एक जंगल में थे, जहां उन्हें लगातार पेड़ों और शाखाओं से बचकर निकलना पड़ रहा था। जमीनी स्तर ने उन्हें किसी भी अन्य जगह की तुलना में कई गुना ज्यादा धीमा कर दिया था। किसी अन्य बात की परवाह किए बिना वे उन कैदियों को भी छोड़कर चले गए जिन्हें उन्होंने पहले ही पकड़ लिया था, और उन्हें अपने आप भागने दिया। उस समय आसमान से गिरता शहर जमीन से आधा किलोमीटर की दूरी पर था। उसके नीचे उतरने का हवा का दबाव ही लियोनेल को पहले से भी ज्यादा तेज पछुआ हवा देने के लिए काफी था, जिससे उसकी मंत्र रचना कई स्तरों तक तेज हो गई। अपने आप को तैयार करो, लियोनेल दहाड़ा। लियोनेल ने आईना का हाथ पीछे खींच लिया, जिससे वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आगे बढ़ने की सारी गति उसी पल रुक गई, लेकिन लियोनेल ने उसे कुछ और कहने का मौका नहीं दिया। एक तेज गति से उसने उसकी पतली कमर को पकड़ लिया और उसकी पीठ पर पड़े बड़े घुमावदार पैकेज और उसके हाथ में पकड़ी बड़ी तलवार को खंडित घन में फेंक दिया। आगे बढ़ने के बजाय लियोनेल ने स्वयं को हवा में उछाल दिया और आयना के शरीर को अपने पास सटा लिया। उस पल लियोनेल का शरीर मानो किसी चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से घिरा हुआ था। जो लोग उसकी हल्की सी झलक देख पाते, वे कसम खाते कि मानो उन्होंने किसी उड़ते हुए पक्षी को देख लिया हो। वह एक पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता हुआ पलक झपकते ही 100 मीटर ऊपर हवा में उछल गया। जैसे ही लियोनेल सबसे ऊंची छतरी पर पहुंचा, उसकी निगाहें तेज हो गईं। उसने अपनी पूरी ताकत से अपने पैरों को झुका लिया और अपनी जांघों का आकार विस्फोटक रूप से बढ़ा लिया। हाँ, लियोनेल ने अपने पैरों में ताकत भर ली और बादलों की ओर बढ़ गया। मानो वह एक गोली हो, उसने अपने पीछे सुनहरी रोशनी की एक लकीर छोड़ी। हवा का एक हिंसक चक्रवात उस पेड़ को चकनाचूर कर रहा था जिसे उसने स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया था। दूर दूर तक शहर जमीन से 100 मीटर नीचे तक पहुंच गया था। हवा के दबाव ने ही उसके नीचे के जंगल को तहस नहस कर दिया, पेड़ों को जड़ से उखाड़कर हर दिशा में उड़ा दिया। शू धमाक, शहर अचानक थमसा गया। लियोनेल की उम्मीद के विपरीत शहर जमीन पर कभी नहीं टिका। हालांकि नुकसान, ये भौतिकी के सबसे बुनियादी नियमों में से एक था। हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। एक शहर का उल्कापिंड की तरह आसमान से गिरना, जिसका वजन असंभव रूप से बहुत अधिक हो, अचानक रुक जाना जादुई रूप से सब कुछ बेहतर नहीं कर देगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि दुनिया एक क्षण के लिए शांत हो गई, फिर अचानक धरती ने उस बल का स्तर महसूस किया जिसे वह झेलने वाली थी। पृथ्वी फट गई, चारों ओर तेज हवाओं के साथ ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। यदि पहले पेड़ों को उखाड़ दिया जाता था, तो अब जमीन में सैकड़ों मीटर तक गड़े हुए प्राचीन पेड़ों को भी उड़ा दिया गया। मिट्टी, चट्टान, हरियाली, सब कुछ उखाड़कर फैला दिया गया, मानो तैरते शहर को आपदा का केंद्र बना दिया गया हो। पृथ्वी की सुनामी जैसे जैसे आगे फैलती गई, उसकी गति बढ़ती गई, उसका संवेग बढ़ता गया और वह अंतहीन रूप से घूमती रही। इस समय लियोनेल अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, सतह से मुश्किल से 500 मीटर ऊपर। नीचे जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उसका जबड़ा भींच गया। उसे यकीन नहीं था कि बाकी लोग बच पाएंगे या नहीं, लेकिन इस समय उसके पास उनकी चिंता करने का समय नहीं था। खुद वह भी अभी सुरक्षित नहीं था। लियोनेल के माथे की नसें उभर आईं, उसका तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया। तैरना, किसी ऐसे मंत्र का प्रयोग करने से जिससे आपका कोई संबंध नहीं था, अत्यधिक आत्मिक दबाव पड़ता था। कभी कभी जब कैमलॉट की जादूगर अकादमी को कोई दुर्लभ संबंध वाला बच्चा मिलता था, तो उनके पास उसे एक ऐसा शिक्षक देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था जिसके पास उस बच्चे के क्षेत्र में कोई प्रतिभा न हो। ऐसे में शिक्षक बच्चे को बुनियादी बातों में मार्गदर्शन देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उस स्थिति में भी शिक्षक द्वारा डाला जाने वाला सबसे शक्तिशाली मंत्र प्रशिक्षु स्तर का कला होगा। हालांकि फ्लोट कोई प्रशिक्षु स्तर की कला नहीं थी। दरअसल ये कैमलॉट में सबसे मुश्किल मैगस आर्ट्स में से एक के रूप में जानी जाती थी। लियोनेल न केवल एक 3 स्टार मैगस आर्ट का निर्माण कर रहा था,
जिससे उसका कोई संबंध नहीं था, बल्कि वह इसका उपयोग ऐसी स्थिति में भी कर रहा था जिसमें उसका उपयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। फ्लोट का उद्देश्य केवल जमीन से ज्यादा 10 मीटर ऊपर मंडराने में मदद करना था। और फिर भी उस ऊंचाई पर बिताया गया हर सेकंड उच्च आत्मीयता वाले पवन जादूगर के लिए भी आत्मा के दबाव का भारी व्यय होता। फिर भी लियोनेल को न केवल हवा से कोई लगाव नहीं था, बल्कि वह आकाश में 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर था। पवन जादूगर अक्सर फ्लोट का इस्तेमाल उसी तरह करते थे जैसे पृथ्वी के जादूगर किसी रक्षात्मक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये युद्ध में खुद को थोड़े समय के लिए बचाने का एक तरीका था। जितना ज्यादा मीटर वे हवा में ऊपर उठते, उतना ही ज्यादा स्पिरिट प्रेशर उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता। मुझे अंदर भेजो, आयना ने अचानक कहा। लियोनेल ने उसे इस तरह अपनी छाती से चिपका लिया था, तब से वह एक शब्द भी नहीं बोली थी। वह खुद को यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे यह काफी आरामदायक लग रहा था। लेकिन उसका आराम लियोनेल के तनाव के लायक नहीं था। यह तथ्य कि लियोनेल ने अपना बक्सा और तलवार भेज दी थी, ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि प्रत्येक अतिरिक्त पाउंड उसके लिए बहुत बड़ा बोझ था। बेशक ऐसा नहीं था कि लियोनेल आयना को अंदर भेजना नहीं चाहता था, बल्कि एक निर्जीव वस्तु की तुलना में एक जीवित वस्तु को अंदर भेजना एक बिल्कुल अलग बात थी। इसी वजह से लियोनेल को पहले एलियाड को बेहोश करना पड़ा, फिर उसे बर्फ के गोले में ठूंसना पड़ा, इसलिए वह आयना को जब चाहे जहां चाहे यूं ही नहीं भेज सकता था। उस पल उसे अपनी योजना समझाने से बेहतर यही लगा कि वह ये कदम उठाए। कौन जाने क्या हो जाए। अगर उसने आयना से कहा होता कि वह विरोध न करे और वह ठीक रहेगा, तो कौन जाने वह उस पर विश्वास करेगी या नहीं। जब लियोनेल आयना को जवाब देने और उसके सुझाव पर सहमत होने ही वाला था, उसके माथे पर नसें उभर आई थीं, तभी उन्हें ये बात समझ में आ गई। ये जैसा मैंने कहा वैसा करो। लियोनेल मन ही मन दहाड़ा। टकराना, बस हवा का झोंका आखिरकार उन तक पहुंच ही रहा था। जमीन पर जो था उससे कहीं कमजोर था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी हथौड़े से उन्हें कुचल दिया गया हो। लियोनेल ने अपनी बाहें आयना के चारों ओर कसकर लपेट ली। वह महसूस कर सकता था कि पत्थर और लकड़ी के टुकड़े उसकी पीठ पर टकरा रहे हैं और उसकी त्वचा को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लियोनेल, ऐना चिल्लाए। लियोनेल मुस्कुराया। अपनी पूरी जिंदगी में उसे याद था कि यह सिर्फ दूसरी बार था जब आयना ने उसका नाम पुकारा था। चिंता मत करो, मेरी चमड़ी मोटी है। लियोनेल ने अपनी आवाज आयना के कानों तक पहुंचाई। अगर ऐसा न होता तो शक था कि वह उसे सुन भी पाती। आयना को इन शब्दों से जरा भी तसल्ली नहीं हुई, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अगर वो लियोनेल की सुरक्षा से बाहर निकलने की कोशिश करती तो हालात और बिगड़ जाते। ऐसा कोई समय नहीं था जब लियोनेल अपने शटल का अधिक उपयोग करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यहां ऐसा करना बेकार होगा। शटल पर नियंत्रण बहुत कम था। सीधी रेखा में गति तो बढ़िया थी, लेकिन लियोनेल अभी अभी जंगल में पहुंचा था। जब तक वह पत्तों के ऊपर पहुंच पाया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और शॉकवेव की सीमा से बाहर निकलना संभव नहीं था। अगर शटल पर शॉकवेव का असर पड़ता, तो लियोनेल को यकीन था कि वह अकेले ही मौसम की मार झेल पाएगा, लेकिन उसका उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। उसके सिमुलेशन के अनुसार उसके जमीन से टकराने की संभावना लगभग 100% थी। ऐसे में अपने शरीर पर भरोसा करना कहीं बेहतर था, जिस पर उसका कहीं ज्यादा नियंत्रण था। और हालांकि शटल का सर्फबोर्ड रूप ज्यादा फुर्तीला था, लेकिन इससे कोई सुरक्षा नहीं मिलती थी। अगर लियोनेल इसे अभी बाहर ले आता तो ज्यादा संभावना यही होती कि वह भागने में उनकी मदद करने के बजाय उस अफरा तफरी में खो जाता। मैं निश्चित रूप से उस लानत चीज को संशोधित करूंगा, लियोनेल ने अपने दिल में दहाड़ते हुए कहा, क्योंकि वह ढीले कचरे की तरह हवा में लुढ़क रहा था। हर बार जब ऐसा लगता कि लियोनेल जमीन की ओर बढ़ रहा है, तो वह दांत पीसता और पूरी ताकत से फ्लोट को फिर से चालू कर देता, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती। शटल में उसे इस स्तर का नियंत्रण नहीं मिलता। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी की सुनामी और हवा की दीवारें शांत होने लगीं। लियोनेल के अनुमान के अनुसार वे अपने मूल स्थान से 2 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गए थे, और यह सब आकाश में आधा किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हुआ था। लियोनेल जमीन पर हुई तबाही की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये देखकर कि अब काफी शांति हो गई है, लियोनेल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। चारों ओर धूल और मिट्टी का घना कोहरा छाया हुआ था। यह ऐसी हवा थी जिसमें कोई गहरी सांस नहीं ले सकता था। लियोनेल ने शटल को बुलाया और सर्फबोर्ड मोड में प्रवेश किया, जिससे जमीन पर उसकी गिरावट तुरंत रुक गई।
वह धीरे धीरे ऊपर उठा और उस बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करने लगा जहां से उसकी दृष्टि पृथ्वी के इस मशरूम जैसे बादल से साफ दिखाई देने लगी। जब वह अंततः वहां पहुंचा तो वह सतह से 1 किलोमीटर से अधिक ऊपर था और उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। तबाही, पूर्ण तबाही। जहां कभी हरियाली का अंतहीन जंगल था, वहां अब उल्टी पलटी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं बचा था। जमीन टूटे हुए पेड़ों, रेत, मिट्टी और चट्टानों का ढेर बन गई थी। लियोनेल कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इससे वन्य जीवन को कितना नुकसान हुआ होगा, तथा वह लैंसलॉट और अन्य लोगों के साथ जो हुआ उसे लेकर और भी अधिक चिंतित था। लियोनेल की बाहों में बैठी आयना ने नीचे देखा, उसका दिल भी कांप रहा था। दोनों की नजरें दूर तैरते शहर पर टिकी थीं। उस क्षण व्हाइट सिटी ने अंततः अपनी उतराई पूरी कर ली तथा वह जमीन में बने गड्ढे में पूरी तरह से फिट हो गई। ऐसा दृश्य देखकर लियोनेल कांप उठा। किसी दूसरी दुनिया पर आक्रमण करने में सबसे मुश्किल क्या था? क्या पैर जमाना नहीं था? लेकिन अगर आप अपने साथ एक अलग गढ़ लेकर आए तो क्या होगा? अगर आप अपने साथ एक सुरक्षित शहर लेकर आए जहां से आप हमला कर सके तो क्या होगा? लियोनेल ने गहरी सांस ली। इस समय वे कैमलॉट के मुख्य शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर थे। लेकिन यहाँ वहां 2 बैरोनी और कई छोटी बस्तियां थीं। कौन जानता था कि उनमें से कितने इस सुनामी से प्रभावित हुए होंगे? हालांकि शहर को साथ लाने से उन्हें लाभ हुआ, लेकिन उन्हें स्वयं निश्चित रूप से जटिलताओं का सामना करना पड़ा। इस तरह से अपने आसपास की सारी भूमि को मिटा देने के कई लाभ थे, जिनमें से मुख्य ये था कि इस गिरे हुए शहर को निकट भविष्य में हमलों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। साथ ही कैमलॉट के आसपास की किसी भी संभावित बस्ती को भी मिटा दिया गया। लेकिन यह तरीका दोधारी तलवार था। अब व्हाइट सिटी पर आसानी से हमला करना तो दूर, वे आसानी से कोई हमला भी नहीं कर सकते थे। इस उलझन से सेना को निकालना एक दुर्स्वप्न जैसा होता। इससे लियोनेल को लगा कि यह एक उद्देश्यपूर्ण विकल्प था। लियोनेल को लगा कि 98% से ज्यादा संभावना है कि उनके मौजूदा हमलावर टेरन के सिटी लॉर्ड्स ही हों। उसके पास जो जानकारी थी उसने उसे एक अनोखी स्थिति में ला दिया था जहां वह अपने मौजूदा दुश्मनों के बारे में एम्पायर या स्लेयर लीजन के किसी भी सदस्य से ज्यादा जानता था। इस दृष्टिकोण से उन्हें ये समझने में मदद मिली कि यह कोई त्वरित आक्रमण योजना नहीं थी। यदि लियोनेल स्वयं को उन सिटी लॉर्ड्स की जगह रखकर देखें तो उनका लक्ष्य सिर्फ पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि पृथ्वी को अपना नया घर बनाना था। इसका कारण एक ही वाक्य में संक्षेपित किया जा सकता है, पृथ्वी में भूभाग की तुलना में अधिक क्षमता थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने अब तक इंतजार क्यों किया, तो यह और भी स्पष्ट था। यह कोई संयोग नहीं था कि उन्होंने पृथ्वी के चौथे आयाम में विकसित होने के ठीक उसी क्षण का इंतजार किया। और दुर्भाग्य से कैमलॉट के प्रकट होने के कारण यह पृथ्वी के पूरी तरह से बसने से बहुत पहले ही घटित हो गया। लियोनेल के कार्यों ने अनजाने में पृथ्वी को एक बुरी स्थिति में डाल दिया था। लियोनेल को कुछ जटिलता महसूस हुई। एक तरफ उसे लग रहा था कि पृथ्वी अब उसके लिए सचमुच घर नहीं रही, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह से पृथ्वी पर आक्रमण होते देख उसके सीने में एक मरोड़ सी उठ रही थी। लियोनेल आसमान से नीचे उतरे और अपने काले काले सर्फबोर्ड पर सवार होकर उड़ती धूल और मिट्टी के घने बादल में वापस चले गए। थोड़ी देर और सहन करो, लियोनेल ने आईना से धीरे से कहा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं किसी और को ढूंढ सकता हूं। आईना कुछ ऐसा कहना चाहती थी कि अब आप मुझे जाने दे सकते हैं, लेकिन लियोनेल के उदास मूड को भांपते हुए वह चुप रही और अपना कान उसकी छाती से लगा लिया। लियोनेल जमीन पर गिर पड़ा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये कठिन होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करने लायक है। प्रतिकर्षण। हवा का एक गोला लियोनेल के चारों ओर घूम गया और अचानक तेजी से फैल गया। पलक झपकते ही उसने भारी वातावरण को साफ कर दिया। रिपल्स एक 3 स्टार मैजाक था जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दुश्मनों को दूर धकेलने के लिए एक क्षेत्र नियंत्रण क्षेत्र के रूप में किया जाता था, इसलिए यह अपने काम में काफी कारगर था। लियोनेल ने खुली हवा में गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने दोनों पैर जमीन पर जो भी जमीन मिली वहां जमा दिए। दरअसल वह लुढ़कती मिट्टी और पत्थरों में टकने तक धंस गया। भूकंप का झटका। लियोनेल से एक जोरदार आध्यात्मिक दबाव की लहर फूट पड़ी। अगर कोई गौर से देखे तो उसके पैरों के नीचे ढीली जमीन में छोटी छोटी लहरें दिखाई दे सकती थीं। कैमलॉट की जादू प्रणाली में कई संवेदी विशिष्ट मंत्र थे। ये न केवल सहायक प्रकारों में बल्कि तात्विक प्रकारों में भी मौजूद थे। पवन तात्विक और पृथ्वी तात्विक मंत्रों में विशेष रूप से स्पष्ट कारणों से इनमें से कई थे। भूकंपीय तरंग एक 3 स्टार मैगस आर्ट थी जिसका इस्तेमाल पृथ्वी तत्व की खोज के लिए किया जाता था।
ये लगभग इको लोकेशन की तरह काम करती थी, बस फर्क इतना था कि यह ध्वनि के बजाय पृथ्वी में होने वाले बदलावों को महसूस करती थी। कई छोटी छोटी लहरें निकली जो आंखों के लिए लगभग अदृश्य थीं। ठोस जमीन पर कोई दृश्य संकेत नहीं होता, लेकिन इस तरह की ढीली जमीन पर यह बिल्कुल वैसे ही दिखाई दिया जैसे पत्थर फेंकने पर तालाब में लहरें उठती हैं। कई किलोमीटर के दायरे में फैली हर चीज अचानक लियोनेल को वापस मिल गई। भूकंपीय तरंगों की बहुत कम सीमाएं थीं। तरंग भेजने में बहुत कम ऊर्जा लगती थी, बस असली सीमा यही थी कि उन्हें भेजने वाले की इंद्रियां कितनी तेज थीं। ऐसा कहा जाता था कि कुछ जानवर भूकंप आने का कई दिन पहले ही आभास कर लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे बदलावों को तीसरे आयाम के जानवर भी भांप सकते हैं। तो लियोनेल के बारे में क्या? 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद भी लियोनेल को अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। वह शहर की सीमा भी पार कर चुका था। फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और फिर से ध्यान केंद्रित किया। दूरी के बजाय उन्होंने गहराई पर ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए ज्यादा शक्तिशाली तरंगों और थोड़े ज्यादा पृथ्वी तत्व बल की जरूरत थी, लेकिन ये लियोनेल की क्षमता के भीतर ही था। हालांकि फ्लोट के उसके पिछले प्रयोगों ने उसे लगभग पूरी तरह से जला दिया था। सीधे शब्दों में कहें तो अपने 3 सितारा संविधान की बदौलत लियोनेल की आत्मिक शक्ति की पुनर्प्राप्ति बेजोड़ थी। लियोनेल की सांस अचानक रुक गई और उसका दिल भारी हो गया। उसे अपना पहला मृत शरीर मिला था। उसका दिल बैठ गया। अनायास ही आईना पर उसकी पकड़ मजबूत होती गई। उसे एक और मिला, फिर एक और। उनमें से कई भारी मिट्टी के भार तले कुचल गए। कुछ बदकिस्मत लोग भारी पत्थरों और पेड़ों से टकराकर घायल हो गए, जिससे उनकी जान नहीं बच सकी। कुछ अन्य बेतरतीब नुकीली शाखाओं से छेद कर दिए गए। लियोनेल खोज जारी रखता रहा और भी गहराई में जाता रहा, लेकिन कहीं गहरे में उसे एहसास हुआ कि वह जितना गहराई में जाएगा, उसे बचाने वाला कोई न कोई मिल पाना उतना ही कम होगा। वहां लियोनेल लगभग चिल्ला पड़ा। लियोनेल को एक धड़कता हुआ दिल मिला, फिर दूसरा। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह अच्छी बात थी, कुछ लोग बच गए थे। ये वाकई अच्छी बात थी। अगर वह उन्हें वापस बाहर निकलने में मदद करता तो उनकी जान बच जाती। दुर्भाग्यवश लियोनेल थोड़ा ज्यादा भोला था। युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था आश्चर्य का तत्व। दुश्मनों को चौकन्ना रखना, उन्हें अचानक पकड़ लेना और बदले में कम से कम कीमत पर जीत हासिल करना। ये अच्छे सेनापतियों के मुख्य गुण थे। चूंकि टैरन के नगर स्वामियों ने इतने लंबे समय से इस मामले की योजना बनाई थी, तो वे यह अनुमान लगाने में कैसे असमर्थ हो सकते थे कि उनके आसपास के परिदृश्य का क्या होगा, और वे उस परिदृश्य को अपना लाभ छोड़ने के लिए कैसे मजबूर कर सकते थे। कई जानवरों की तीखी आवाज ने लियोनेल को उसकी एकाग्रता से बाहर कर दिया। उसका सिर आसमान की ओर झुका हुआ था और वह धूल के घने बादल के बीच से झांक रहा था, लेकिन उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा था जिससे उसका दिल दहल उठा। पक्षी सैकड़ों की संख्या में, हर एक के पंखों का फैलाव 5 मीटर से कम नहीं था, जबकि कुछ सबसे बड़े पक्षी 20 मीटर से भी ज्यादा चौड़े थे। हर एक की पीठ पर 2 योद्धा सवार थे। एक के पास एक ध्रुव हथियार था, जबकि दूसरे के पास एक विशाल क्रॉसबो मशीन थी जो इन विशाल शिकारी पक्षियों की पीठ पर बंधी थी। व्हाइट सिटी पहले से ही हमला कर रहा था और उनकी पहली लहर हवाई हमला होगी। लियोनेल तुरंत असमंजस में पड़ गया। अगर वह मलबे में दबे लोगों को बचाता रहा, जिनमें से कई बेहोश थे, तो वह इस हमले को सुचारू रूप से जारी रहने दे रहा होता। लेकिन अगर वह उन्हें अभी रोकने के लिए आगे बढ़ता, तो बहुत संभव था कि जिन लोगों को वह बचा सकता था, उनमें से कई मर जाते। धिक्कार है, लियोनेल मन ही मन दहाड़ा। लियोनेल, हाँ। लियोनेल अचानक अपने विचारों से बाहर आया। बस मुझे बता दो कि वे कहाँ हैं और मैं उन्हें खोज निकालूंगा। मैं तुम्हारी तरह आसमान में लड़ाई नहीं कर सकता। लियोनेल ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह निश्चित नहीं था कि क्या कहे। उनके लिए उन्हें बचाना निश्चित रूप से ज्यादा कारगर होगा। वह अपनी पृथ्वी तत्वीय आत्मीयता का इस्तेमाल करके उन्हें आसानी से बाहर निकाल सकता है, लेकिन आईना को उन्हें शारीरिक रूप से खोदकर निकालना होगा। बस इसे मुझ पर छोड़ दो, आईना ने जोर देकर कहा। अगर उन्हें जाने दिया गया तो दफन हुए लोगों से ज्यादा लोग मरेंगे। ये शब्द सुनकर लियोनेल की झिझक टूट गई। वह सही थी। अगर वे किसी बैरोनी तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो सैकड़ों लोग मर जाएंगे। आईना ने धक्का देकर लियोनेल की बाहों से छूटकर जमीन पर उतर गई। वे मुझे जमीन पर धूल के बादलों के बीच नहीं देख सकते। मेरी चिंता करना बंद करो। लियोनेल ने पलकें झपकाईं और सिर हिलाया।
पहला उस दिशा में 57 मीटर दूर और 13 मीटर भूमिगत है। इसके साथ ही लियोनेल आसमान में उड़ गया। अल्पविराम। शिकारी पक्षियों का समूह एकदम सही क्रम में आकाश में उड़ रहा था। उन्हें 11-11 के समूहों में बांटा गया था। 11-11 के प्रत्येक समूह को 3 समूहों में बांटा गया था। पहले समूह ने इस संरचना की बाहरी संरचना बनाई। पतवार पर एक पक्षी था और उसके पंखों के पीछे दोनों ओर 3-3 पक्षी थे, यानी कुल 7 पक्षी मिलकर इस बाहरी संरचना का निर्माण कर रहे थे। इस पहले समूह ने एक उल्टे वी आकार की संरचना बनाई। दूसरा समूह भी वी आकार का था, लेकिन वे बड़े बाहरी ढांचे के भीतर छिपे हुए थे। यह आंतरिक ढांचा छोटे, तेज गति वाले पक्षियों से बना था और उनमें से केवल 3 ही थे। अंतिम समूह वास्तव में सिर्फ एक पक्षी था। ये पक्षी इस दोहरे उल्टे वी आकार की संरचना के पीछे कमांडर की रक्षा कर रहा था। अंत में दूर से ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत त्रिकोणीय आकृतियां हवा में उड़ रही हों। वे आकाश में उड़ते जेट विमानों से बिल्कुल अलग नहीं लग रहे थे और सभी से एक चौथे आयाम का आभामंडल निकल रहा था। इस तरह की व्यवस्था से निपटना लियोनेल के बस की बात नहीं थी। आयना ने उसे इसलिए नहीं रोका क्योंकि वह चिंतित नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जानती थी कि लियोनेल को रोकने की कोशिश बेकार होगी। उसे तो बस उन लोगों को बचाने के लिए बेवकूफ़ी भरे काम करने का शौक था जिन्हें वह जानता तक नहीं था, और अब वह उन लोगों की रक्षा के लिए ऐसा कर रहा था जिन्हें वह अपना दोस्त समझता था। लियोनेल के मन में मोड्रेड अब उसका एक करीबी दोस्त था। अगर कैमलॉट गिर गया तो मोड्रेड के परिवार को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वह ऐसा कैसे होने दे सकता था? इन अनगिनत छोटी छोटी संरचनाओं के बीच में काले वस्त्र और सफेद लचीले कवच पहने एक आदमी अपने ही एक शिकारी पक्षी पर सवार था। बाकियों से अलग वह इस पक्षी की पीठ पर अकेला था। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसके बाल इस हद तक मुंडे हुए थे कि उनमें केवल छोटे छोटे बाल ही बचे थे। तेज हवाएं उसके चेहरे पर वार कर रही थीं, पर ऐसा लग रहा था मानो उसकी त्वचा उसके कंकाल से कसकर चिपकी हुई हो। उसका कठोर भाव न तो कभी विकृत हुआ, न ही उसकी आंखें कभी झपकी। वह सिटी लॉर्ड व्हाइट के व्हाइट नाइट्स में से एक थे, खालिद डायोड। अल्पविराम। लियोनेल आसमान में खड़ा था। उसके चारों ओर एक साधारण प्रकाश अपवर्तन सरणी केंद्रित थी। जितना ज्यादा वह शिकारी पक्षियों के आने वाले ज्वार को देखता, उतना ही उसे एहसास होता कि उसके पास कोई मौका नहीं है। योद्धाओं और उनकी पीठ पर हमला करने वाले हथियारों को नजरअंदाज करने के बावजूद केवल जानवर ही ऐसी चीज थी जिसे लियोनेल ने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी चोंचें किसी पॉलिश किए हुए भाले की धार जैसी चमक रही थीं। उनके काले पंख डूबते सूरज की रोशनी को ऐसे प्रतिध्वनित कर रहे थे मानो वे धातु की प्लेटें हों। उनकी आंखें लाल रंग की थीं, जिनसे एक रक्तपिपासु रोशनी निकल रही थी, मानो उन्हें बस कत्लेआम ही सूझ रहा हो। मानो इतना ही काफी नहीं था, लियोनेल को लगा कि उनकी पीठ पर लगे बड़े क्रॉसबो में 23वीं सदी के तोपों से कहीं ज्यादा ताकत थी। उनके अनुमान के अनुसार वे 25वीं सदी की तकनीक से कमजोर थे, लेकिन 24वीं सदी की तकनीक से थोड़े ज्यादा मजबूत। और पृथ्वी की तकनीक के उलट उन पर फोर्स का जरा भी नकारात्मक प्रभाव नहीं था। इनमें से कुछ भी उन इंसानों पर असर नहीं डाल रहा था जो इन जानवरों को नियंत्रित कर रहे थे और इन मशीनों को नियंत्रित कर रहे थे। लियोनेल तो बस अपने सिर से ऊपर उठ गया था। वह अभी भी तीसरे आयाम में था और वह लगभग 500 लोगों का सामना करने वाला एक अकेला व्यक्ति था। कोई भी चतुर व्यक्ति उसकी ओर देखकर भाग जाता। लियोनेल ने कई गहरी सांसें लीं और अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। एक पल के लिए उसने अपनी इंद्रियों को बंद कर लिया। उसने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा, कुछ भी महसूस नहीं किया। इस समय पृथ्वी शायद अस्त व्यस्त थी। लियोनेल इसे लगभग महसूस कर सकता था। हर किसी का जीवन एक बार पहले ही उलट पुलट हो चुका था, लेकिन यहाँ फिर से ऐसा ही हुआ। लेकिन वह भाग्यशाली था। उसमें प्रतिभा थी। अगर वह चाहता और उसके पास समय होता तो वह अपनी रक्षा करने की ताकत हासिल कर सकता था, लेकिन हर कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता। क्या लियोनेल को इसके कारण किसी प्रकार की जिम्मेदारी महसूस हुई? अगर वह ना कहता तो झूठ बोलता, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि बात इससे कहीं ज्यादा है। ये वही अनुभूति थी जो उसे फुटबॉल के मैदान पर हुई थी, वही अनुभूति जो उसे परीक्षा में बैठने पर हुई थी, वही अनुभूति जो उसे पहली बार युद्ध के मैदान में कदम रखने पर हुई थी। लियोनेल ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक पागल सी मुस्कुराहट फैल गई, जबकि उसकी पुतलियां बैंगनी लाल रंग की हो गईं। लियोनेल ने अपनी हथेली घुमाई, जिससे एक परिचित काले गैंडे का सीन प्रकट हुआ। उसने उसे धीरे से अपने होठों तक लाया। उसका खून खौल रहा था और उसकी त्वचा लाल हो रही थी,
जैसे कांसे के निशान उस पर नृत्य कर रहे हों। आपकी संरचना बहुत अच्छी है, यदि कोई इसे खराब कर दे तो ये शर्म की बात होगी। ये पक्षी शक्तिशाली और खतरनाक प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में ऐसे जानवर थे जो बाहरी प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील थे। अपने सामने ऐसी विषम परिस्थितियां देखकर लियोनेल को और भी अधिक जीतने की इच्छा हुई। ठीक उसी समय लियोनेल ने अपनी पूरी ताकत से हॉर्न बजाया और उसमें अपना स्पिरिट प्रेशर डाला। टेरन के लोग उसे पहले भी कई बार परेशान कर चुके थे। लियोनेल को तो यहां तक यकीन था कि जिन तथाकथित भगोड़ों को उन्होंने शील्ड क्रॉस टॉस को ढूंढने के लिए रिश्वत दी थी, वे ही उनकी इस पागलपन भरी योजना का भंडाफोड़ करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वे भगोड़े कुछ कर पाते, पृथ्वी का विकास तीव्र हो गया, जिसके कारण किसी के अनुमान से पहले ही वे चौथे आयाम में प्रवेश कर गए। लियोनेल को याद आया कि सिर्फ कमजोर होने के कारण उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया था। उसे याद आया कि कैसे जेराक ने उसकी जान बख्शने के बाद भी उसे यह बताने से इनकार कर दिया था कि वे क्या छिपा रहे हैं। उसने देखा कि कैसे उन्होंने उसकी आयना को अपमानित करने की कोशिश की थी। चूंकि वे युद्ध चाहते थे, इसलिए वह उन्हें युद्ध दे देगा। आसमान में हॉर्न की तेज आवाज गूंज उठी। शिकारी पक्षियों का आदर्श समूह अचानक हिल गया। उनके सवार, जिन्होंने वर्षों से इन जंगली जानवरों को वश में करना सीखा था, अचानक असमंजस में पड़ गए। ऐसा लगा मानो वे उछलते हुए सांडों पर सवार हों। श्वेत योद्धा डायोर की निगाहें तेज हो गईं। हालांकि उसके शिकारी पक्षी की प्रतिक्रिया भी उतनी ही उग्र थी, फिर भी उसके पैर ऐसे जुड़े रहे मानो उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया हो। ये शो। खालिद ने एक खास दिशा पर ध्यान केंद्रित कर लिया। हालांकि उसकी आंखों ने उस जगह कुछ नहीं देखा, फिर भी उसने अपनी इंद्रियों पर भरोसा किया। वहां निश्चित रूप से एक दुश्मन मौजूद था। लियोनेल को लगा जैसे श्वेत योद्धा की आभा उस पर छा गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने उसे जकड़ लिया हो। वह शुरू से ही जानता था कि प्रकाश अपवर्तन अचूक नहीं है, लेकिन अब यह और भी मुश्किल हो गया क्योंकि वह इस सीन की क्षमताओं को सीधे पक्षियों के झुंड की ओर मोड़ रहा था। भले ही उसे देखकर उसका पता न चलता हो, लेकिन जिस दिशा से तेज सीन की आवाज आ रही थी, उससे जरूर पता चल गया। लेकिन लियोनेल ने फूंकना बंद नहीं किया। अपने प्रकाश अपवर्तन मंत्र के पीछे से उसने खालिद से आंखें मिलाईं, उसका खून खौल रहा था। श्वेत योद्धा ने अपने शिकारी पक्षी पर जोर से पैर रखा, जिससे उसके शरीर में जोरदार झटका लगा और वह जाग गया। अब तक यह आदर्श संरचना हर दिशा में उड़ते हुए पक्षियों के एक जंगली झुंड में बदल चुकी थी। दरअसल इन शिकारी पक्षियों की पीठ पर सवार कई पक्षी अपने नियंत्रण से बाहर होकर उनकी पीठ से गिर पड़े। बिना किसी विकल्प के उन्होंने अपने हौने से एक छोटा सा पोल निकाला। कुछ ही क्लिक के साथ वे ग्लाइडर बन गए। इतने सारे ग्लाइडर आसमान से गिरते देखकर लियोनेल ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि उनके पास व्हाइट सिटी लौटने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मानो उन्हें जिंदगी और मौत का कोई मिशन सौंपा गया हो। ये ग्लाइडर अपने मूल गंतव्य की ओर बढ़ते रहे, एक बार भी व्हाइट सिटी की ओर मुड़कर नहीं देखा। लियोनेल का दिल मानो जमसा गया। पहली बार उसे इन योद्धाओं के दृढ़ संकल्प का एहसास हुआ। अरे! लियोनेल ने अपना सींग हटा दिया और अपना काला धनुष निकाला तथा अपने धनुर्धर दस्ताने पहन लिए। यह एक ऐसा दबाव था जो साफ दिखाई दे रहा था, ऐसा दबाव जो लियोनेल ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अपने पूरे जीवन में उसने कभी इतने निडर योद्धाओं का सामना नहीं किया था। राक्षसों को युद्ध पसंद था, लेकिन फिर भी वे मौत से डरते थे। वे अब भी युद्ध के मैदानों पर धावा बोलते थे, लेकिन वे खून पसीने से बनी एक इकाई नहीं थे। हालांकि ये योद्धा अलग थे। उनके लिए यह अंदाजा लगाना नामुमकिन था कि कोई उनकी योजना को शुरू होने से पहले ही बिगाड़ देगा। फिर भी उन्होंने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे इससे कोई फर्क ही न पड़े। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने लियोनेल के स्थान को अपने कप्तान की तरह महसूस नहीं किया था, फिर भी वे निडरता से उसकी ओर बढ़े। उनमें से एक भी डर से कांप नहीं रहा था। लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे वह उन फ्रांसीसी युद्ध क्षेत्रों में वापस आ गया हो, उन वीर योद्धाओं का सामना कर रहा हो जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, एक ऐसे दुश्मन के सामने जिसे हराना उनके लिए नामुमकिन था। उसी युद्ध क्षेत्र में लियोनेल ने बहादुरी और मौत के लिए सम्मान हासिल किया। लियोनेल ने अपना पहला तीर चलाया, उसकी आभा बढ़ गई। छोटा काला सितारा, छोटा मिन्क एक घूमते हुए काले भावर से प्रकट हुआ और लियोनेल के सिर के ऊपर ऐसे बैठ गया जैसे वह कभी गया ही न हो। लियोनेल का शरीर नाचती हुई परछाइयों की एक पतली परत से ढका हुआ था, उसके सुनहरे कांस्य बाल उसकी विशाल शक्ति के नीचे बेतहाशा नाच रहे थे।
कड़कती बिजली, तेज हवाएं, नाचती परछाइयां जो उसके तीर पर फिसलती ब्लेडों जैसी लग रही थीं। लियोनेल ने एक गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए अपनी उंगलियां छोड़ दी। मानो उसका धनुष उसके अपने शरीर से निकला हुआ एक जीवित प्राणी हो, वह उसकी इच्छा का अनुसरण करता हुआ उसकी आंखों से उसके लक्ष्य तक एक रेखा खींच रहा था। PCHU बचने की क्षमता न होने के कारण पहले ग्लाइडर की खोपड़ी में छेद हो गया, लेकिन अन्य ग्लाइडर आगे की ओर उड़ते रहे मानो उन्हें कुछ भी महसूस न हुआ हो। लियोनेल ने दूसरा तीर निकाला और फिर चलाया, फिर तीसरा, फिर चौथा। पलक झपकते ही उसने 1 दर्जन से अधिक तीर छोड़े और 1 दर्जन लोगों की जान ले ली। हालांकि वह सब कुछ साफ साफ देख सकता था। उसकी इंद्रियां इतनी तेज थीं कि वह इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था। जीवित बचे एक भी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, एक भी व्यक्ति ने पीछे मुड़ने के बारे में नहीं सोचा, एक भी व्यक्ति डरा नहीं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। वहां सिर्फ 500 शिकारी पक्षी थे, लेकिन हर एक पर 2 सवार थे, जिससे आकाश में ग्लाइडरों की कुल संख्या 1000 से ज्यादा हो गई। एक सामान्य सेना के खिलाफ बिना जवाबी कार्रवाई की क्षमता दिए इतने सारे लोगों को मार देने से वे लड़खड़ाकर भाग जाते। लेकिन ये सेना सामान्य मानकों के अनुसार काम नहीं करती दिख रही थी। और वे ऐसा कर भी कैसे सकते थे? यह कोई ऐसी जमीन नहीं थी जिसे वे सिर्फ दौलत के लिए जीतने आए थे। ये तो उनकी जिंदगी, उनके भविष्य का सवाल था। उनकी पीठ पर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि यह उनके परिवार, उनके दोस्तों, उन लोगों से भरा हुआ था जिनकी उन्हें रक्षा करनी थी। यह कोई सामान्य आक्रमणकारी सेना नहीं थी और व्हाइट सिटी के व्हाइट ट्रूप्स पुरुषों और महिलाओं का कोई सामान्य समूह नहीं थे। लियोनेल ने अपना जबड़ा भींच लिया। ये सभी चौथे आयाम के योद्धा थे। वह उन्हें केवल इसलिए मार सका क्योंकि अपनी वर्तमान स्थिति में उनमें वापस लड़ने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अगर उसने अपनी पूरी ताकत एक ही तीर में नहीं लगाई होती, तो वह जानता था कि इस स्थिति में भी उन्हें मारना असंभव होता। उसके पास कोई ऐसा बड़ा प्रभाव मंत्र नहीं था जिससे वह एक साथ उन सब पर काबू पा सके। और अगर होता भी तो उसके पास इतना आत्मिक दबाव नहीं होता कि वह इतने बड़े क्षेत्र पर आसानी से असर डाल सके और खुद को मार न सके। स्थिति पहले से ही काफी खराब नहीं थी, अगले ही पल यह और भी बदतर हो गई। श्वेत योद्धा डायोर ने लियोनेल के ठिकाने का पता बहुत पहले ही लगा लिया था। फिर भी, ये जानते हुए भी कि उसके आदमी एक के बाद एक मर रहे हैं, उसने लियोनेल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। और इसकी वजह जल्द ही साफ हो गई। अपना क्रोध शांत करो, एक तेज आवाज ने शिकारी पक्षियों के जंगली झुंड को चौंका दिया। लियोनेल का दिल कांप उठा। चिड़िया, ऐसा प्रतीत होता है कि व्हाइट नाइट डायोर को इस हवाई दस्ते का प्रमुख बिना किसी कारण के नियुक्त नहीं किया गया था। शिकारी पक्षियों के अव्यवस्थित जंगली झुंड ने अचानक अपना उद्देश्य पुनः प्राप्त कर लिया। उनकी लाल आंखें एक निश्चित दिशा पर टिक गईं। लियोनेल का खून ठंडा हो गया। सैकड़ों लोगों का आप पर टूट पड़ने का एहसास, जिनमें से प्रत्येक का आपके खून का स्वाद चखने और आपके जीवन को काटने के अलावा कोई अन्य स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। ये कुछ ऐसा था जिसे लियोनेल ने मलिन परीक्षणों के दौरान पहले भी अनुभव किया था। लेकिन इतने सारे जानवरों का सामना करने में कुछ अलग ही बात थी। उनमें जरा भी इंसानियत नहीं थी, जरा भी समझदारी नहीं थी। उनके पास ऐसे कोई शब्द नहीं थे जिनसे वह उन्हें रोक पाता, न ही कोई ऐसा टाइमर या नियम था जिससे वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल पाता। लड़ने या भागने का इससे ज्यादा मौलिक भाव और क्या हो सकता था? या तो वह इन सभी दुश्मनों को हरा देता या उनसे बच निकलता, वरना उसकी मौत हो जाती। लियोनेल को अचानक लगा कि उसके प्रकाश अपवर्तन मंत्र के विरुद्ध एक हस्तक्षेप तरंग चल रही है, जो उसे विकृत कर रही है। पलक झपकते ही वह आकाश में लटकता हुआ एक बेकार सा प्रलोभन बन गया, जिससे वह हजारों लोगों की आंखों के सामने आ गया। लियोनेल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह लापरवाह था या उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी। यह एक क्षमता थी। चिड़िया, इस पूरे समय लियोनेल के मन में सावधानी बरतने का विचार था। हालांकि योद्धाओं की एक टुकड़ी के लिए ऐसी संरचना में अपनी क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग करना थोड़ा मुश्किल था, जहां समग्र शक्ति व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लियोनेल जानता था कि अप्रत्याशित क्षमताएं उन चीजों में से एक थी जिन पर उसे सबसे ज्यादा ध्यान देना था। इस मामले में लियोनेल बिल्कुल सही थे। व्हाइट नाइट डाय के कार्यों ने बिना किसी संदेह के ये साबित कर दिया। हालांकि लियोनेल को यह उम्मीद नहीं थी कि शिकारी पक्षियों की क्षमताएं शायद और भी अधिक महत्वपूर्ण होंगी। इस पूरे समय लियोनेल का ध्यान उनके भयावह बाहरी स्वरूप पर इतना केंद्रित था कि उसने कभी इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया कि उनकी आंतरिक क्षमताएं ही थीं जिनसे वास्तव में उसे डर लगना चाहिए था।
लियोनेल तेजी से पीछे हटा, उसने अपना शरीर जमीन के लगभग समानांतर कर लिया, जबकि उसका जेट ब्लैक सर्फबोर्ड उसे पीछे की ओर उछाल रहा था। उसने जल्दी से शब्दकोश निकाला और अपनी हरकत छिपाने के लिए सर्फबोर्ड के नीचे का सहारा लिया। वे पक्षी क्या हैं और उनकी क्षमताएं क्या हैं? गुनगुनाहट। सीड के अनुसार ये पक्षी विशेष रूप से पाले गए डिकोडर बीस्ट्स की एक उपप्रजाति है जिन्हें दांतेदार चोंच वाले शिकारी कौवे के रूप में जाना जाता है। ये दो मुख्य क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, एक उनकी अजीबोगरीब चोंच से संबंधित और दूसरी उनकी पुतलियों से संबंधित। दांतेदार चोंच, बल संगठन को बाधित करने की क्षमता। शिकारी छात्र, बल संगठन को बाधित करने की क्षमता। लियोनेल का दिल कांप उठा। बल कलाओं का चित्रण एक नाजुक प्रक्रिया थी। हर प्रकार की बल कला एक अलग भाषा थी जो अलग तरीके से बोलती थी। लेकिन एक खास संदेश देने के लिए उसे असाधारण रूप से विशिष्ट होना जरूरी था। ये बात तब साबित हुई जब लियोनेल ने कैमलॉट की बल कला को तेजी से चित्रित करने के लिए उसमें बदलाव किए। बस इतना सा काम करने से इन बल कलाओं की ताकत कम हो गई। कहने का मतलब बहुत ही सीधा सादा था। अगर ये शिकारी कौवे बल कला के संगठन को तहस नहस कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ मंत्र भी बेकार हैं। लियोनेल को अब समझ में आया कि इन पक्षियों को पहले हमले के केंद्र में क्यों भेजा गया था। कैमलॉट अपनी सुरक्षा के लिए जो भी बड़े पैमाने पर संरचनाएं बनाना चाहता था, वे उनके सामने बिल्कुल बेकार थीं। हालांकि शिकारी शिष्य अपनी दांतेदार चोंचों से भी कमजोर थे, फिर भी जब उनमें से 500 एक ही बिंदु पर टिके थे, तो किसी भी समूह के टिकने की क्या संभावना थी? और उससे भी आगे, अगर वे उस पहले से ही कमजोर बिंदु पर अपनी चोंचों से हमला करने लगे, तो क्या होगा? कक्वा कक्वा। लियोनेल के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंतरिक दृष्टि खुली तो उसने पाया कि उसके और शिकारी कौवों के झुंड के बीच की दूरी आधी रह गई थी। उनकी गति अकल्पनीय थी और स्पष्ट रूप से उसके सर्फबोर्ड की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। शायद अगर उनकी पीठ पर अभी भी भारी क्रॉसबो न बंधे होते तो वे और भी तेज होते। लियोनेल ने बीच में खड़े कमांडर से आंखें मिलाईं। वह अभी भी सीधा खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उसके शिकारी कौवे की गति के नीचे उसका काला चोगा बेतहाशा लहरा रहा था। सच तो यह है कि अपनी उदासीन अभिव्यक्ति के बावजूद व्हाइट नाइट डायोर अंदर से आश्चर्यचकित था। एक तो वह लियोनेल को पहचानता था। पृथ्वी पर आक्रमण करने से पहले उसकी प्रतिभाओं के बारे में न जानना मूर्खता होगी, लेकिन उससे भी बढ़कर, भले ही बात पृथ्वी पर आक्रमण की न हो, उसने लियोनेल के बारे में जरूर सुना होगा। आखिरकार बिना किसी परीक्षण के उसके वैलियंट हॉट माउंटेन में शामिल होने की अफवाहें पहले ही जंगल की आग की तरह फैल चुकी थीं। लेकिन यह तो बस एक गौण तर्क था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि 500 शिकारी कौवों ने एक साथ लियोनेल पर कब्जा कर लिया था, फिर भी वे लियोनेल के जादू को बिगाड़ ही पाए। अगर लियोनेल ने खुद ही जादूगरनी की कला को न मिटाया होता, तो खालिद शायद अभी भी लियोनेल की विकृत छवि देख रहा होता। श्वेत शूरवीर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह अच्छा था। अब जबकि पृथ्वी एक चौथे आयाम की दुनिया में विकसित हो चुकी है, तो इसमें जन्म लेने वालों को अभी से एक विकासवादी विकास चरण का अनुभव करना चाहिए। अगले कुछ हफ्तों या महीनों में पृथ्वी की कई महान प्रतिभाएं अपनी क्षमताओं में विस्फोटक वृद्धि का अनुभव करेगी। यही कारण था कि उनके लिए अपनी कार्रवाई में तेजी लाना बेहद जरूरी था। ये सिर्फ आश्चर्य का तत्व बनाए रखने के बारे में नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में भी था कि पृथ्वी को बढ़ने का कोई और मौका न मिले। पृथ्वी पर खेती का कोई आधार नहीं था। वे केवल तकनीक और अपनी प्रदत्त क्षमताओं पर ही निर्भर थे। चौथे आयाम में विकास पहले से ही तकनीक की लगभग निरर्थकता की गारंटी देता, इसलिए उन्हें केवल तकनीक की ही चिंता थी। लियोनेल जैसी प्रतिभा के सामने खालिद उसे कैसे जीने दे सकता था? लियोनेल निश्चित रूप से उन दोनों के बीच और इस दुनिया पर अपना कब्जा जमाने के बीच सबसे बड़ी रुकावटों में से एक था। पृथ्वी के लिए इतनी क्षमताएं होना और टैरन का अपने अंत तक पहुंच जाना कितना उचित था। पृथ्वी के लोगों को दुनिया उपहार में मिलने के बावजूद उन्हें हर चीज के लिए संघर्ष करना कितना उचित था। उन्हें अपनी ही दुनिया के ऐसे लोगों से निपटना कितना उचित था जो खुद के लिए कुछ बनाने के बजाय दूसरों के कुत्ते बनना पसंद करते हैं। सच तो ये था कि दुनिया में कोई न्याय नहीं था। चूंकि ऐसा था, इसलिए जो उनका होना चाहिए था वे उसे खुद ही छीन लेते थे। और व्हाइट नाइट डायोर के दिमाग में लियोनेल को मारना पहला कदम था। लियोनेल के पैर हिले, जिससे उसका काला सर्फबोर्ड धीरे धीरे थम गया। उसने एक बार फिर हॉर्न बजाया, लेकिन खालिद ने सिर्फ उपहास किया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लियोनेल ने बिना फूंक मारे ही हॉर्न को दूर रख दिया। अब जब उसे अपनी स्थिति का अंदाजा हो गया था,
तो उसका मन पानी की तरह बहने लगा, बिना रुके एक विचार से दूसरे विचार पर उछलता रहा। ग्लाइडरों को रोकना उसके लिए पहले से ही नामुमकिन था, लेकिन उसने कम से कम बेरोनीज और कैमलॉट को समय तो दे दिया था। अब तक तो यहाँ क्या हो रहा है, इसकी जानकारी बहुत पहले ही फैल जानी चाहिए थी। आसमान से गिरता शहर ऐसी चीज नहीं थी जिसे नजरअंदाज किया जा सके, और लियोनेल ने यह पक्का कर लिया था। लियोनेल का लक्ष्य पहले ही बदल चुका था। यह मान लेना कि वह अकेले ही पूरी सेना को रोक पाएगा मूर्खता थी। चूंकि वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया जो वह कर सकता था। उसकी पहली प्राथमिकता जीवित रहना था। उसकी दूसरी प्राथमिकता इस कमांडर को मारना था। हालांकि लियोनेल ने इसे दूसरी प्राथमिकता दी थी, लेकिन उसने इसकी उम्मीद में अपना समय बर्बाद नहीं किया। वह समझ गया था कि यह कमांडर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। अपने वर्तमान स्तर पर लियोनेल जिल्निया और उन शक्तियों के उत्तराधिकारियों जैसे लोगों से भी किसी भी तरह की निश्चिंतता से नहीं निपट सकता था। ज्यादा से ज्यादा वह असाधारण रूप से कमजोर चौथे आयाम के अस्तित्वों और उन ग्लाइडरों की तरह खुद का बचाव न कर पाने वालों से निपट सकता था, लेकिन व्हाइट नाइट डायर जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ। खैर, ये कहना सुरक्षित था कि यदि ये लड़ाई जमीन पर हो रही होती और हवा में नहीं होती, जहां खालिद सीधे लियोनेल को ट्रैक नहीं कर सकता था और उसे मार नहीं सकता था, तो लियोनेल संभवतः पहले ही मर चुका होता। लियोनेल की भावनाएं मानो गायब हो गईं। उसकी ठंडी, गणना करती आंखें उसके आसपास उड़ते पक्षियों के झुंड पर टिक गईं, मानो उसे अब नीचे उड़ते ग्लाइडरों का एहसास ही न हो। उसके मन में अभूतपूर्व शांति और गंभीरता का भाव आ गया, जिसने इस युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार श्वेत योद्धा के माथे पर बल डाल दिए। लियोनेल हवा में बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। अपने उड़ते हुए खजाने को आधार बनाकर उसने एक और तीर चलाया। उसकी सांसें शांत और स्थिर थीं। जिस तरह से उसकी नजरें व्हाइट नाइट डायोर पर टिकी थीं, उससे डायोर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके आसपास कुछ भी नहीं है, जैसे इस दुनिया में सिर्फ वे दोनों ही हैं। जैसे अगर उसने जरा सी भी गलती की तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। लियोनेल के सिर के ऊपर एक कांसे का प्रभामंडल दिखाई दिया, जिससे एक राजसी बैंगनी कोहरा फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो लियोनेल किसी राजा की तरह हवा में लिपटा हुआ हो, यहाँ तक कि वातावरण कई गुना भारी हो गया हो। अतीत में लियोनेल के मेटल सिनर्जी लाइनेज फैक्टर की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्षमता असाधारण रूप से कमजोर थी, जिससे गुरुत्वाकर्षण में बमुश्किल कुछ प्रतिशत की वृद्धि होती थी। लेकिन इतना सारा अरबे एसेंस अवशोषित करने के बाद लियोनेल के प्रभामंडल की उपस्थिति ने ही इसे 20% बढ़ा दिया, जिससे लियोनेल की अपनी सहनशक्ति पर कोई असर डाले बिना ही 1.2 गुना प्रभाव प्राप्त हुआ। यह ज्यादा कुछ नहीं लग सकता, लेकिन हवाई जानवर खास तौर पर अपने हल्के वजन पर निर्भर थे। छोटे छोटे बदलावों से उनकी गति में भारी कमी आ सकती थी, और इस समय लियोनेल हर संभव फायदा उठाता था। शू! एक शिकारी कौवा लियोनेल पर झपटा। उसकी आंखें लाल रंग की उग्र छाया में थीं। लेकिन ठीक उसी क्षण जब वह ऐसा करने के लिए सीमा तक पहुंचा, लियोनेल ने पहले ही प्रतिक्रिया दी और एक तीर छोड़ दिया। क्ववा! क्ववा! शिकारी कौवे की आंखों से खून की धार फूट पड़ी। वह हवा में फैल गया। उसके पंख इतनी बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे कि पल भर में उसके कई पंख झड़ गए। लियोनेल का सर्फबोर्ड उसके इशारे पर चलता था। वह सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता था, लेकिन उसके कोन कई शिकारी कौवों की पहुंच से बाहर थे। बिना किसी लंबी दूरी के हमले के ये कौवे लियोनेल पर सिर्फ अपनी चोंच और पंजों से ही हमला कर सकते थे। अगर लियोनेल कोई जादू नहीं कर रहा होता, तो उनकी पुतलियां भी बेकार होती। हालांकि वे बल के संगठन को बाधित कर सकते थे, बस इतना ही। वे बल को हटा या नकार नहीं सकते थे। इसका मतलब था कि बल कलाओं के विरुद्ध उनकी क्षमताएं असाधारण थीं। लेकिन लियोनेल के प्रबल तीरों जैसे सामान्य बल हमलों के विरुद्ध वे जो परिवर्तन ला सकते थे, वह लगभग शून्य था। शिकारी कौवों के झुंड के लिए हालात और भी बदतर थे, क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा था। उनके पास केवल कम दूरी के हमले ही उपलब्ध थे, और उनमें से सबसे छोटे कौवे के भी पंखों का फैलाव 5 मीटर का था, इसलिए फुर्तीली गतिविधियां निश्चित रूप से उनकी विशेषता नहीं थीं। वास्तव में अगर होती भी, तो उनमें से कितने ही लियोनेल पर झुंड में आ गए होते। अचानक से उनकी गतिविधियां लियोनेल से ज्यादा खुद उनके लिए ही समस्याएं खड़ी कर देती। खालिद ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने सोचा कि चूंकि उसका सामना एक बच्चे से हो रहा था, इसलिए उसे बस अपनी भारी संख्या का इस्तेमाल करके लियोनेल को डराकर कोई बेवकूफ़ी भरी गलती करने पर मजबूर करना था। उसने सोचा कि लियोनेल में इतनी भी अक्ल नहीं होगी कि वह समझ सके कि उसने प्रीडेटर रेवेंस को दूर दूर रखा है ताकि वे आपस में न टकराएं।
फिर भी लियोनेल को न केवल इसका एहसास हुआ, बल्कि उसने इसे तुरंत महसूस किया और इस पर साहपूर्वक कार्य भी किया, यहाँ तक कि उसने कौवों के झुंड को अपने चारों ओर घेरने की अनुमति भी दी। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं और पीछे मुड़ने की भी जगह नहीं मिली, तो वे लियोनेल के पास से उड़कर निकल जाएंगे और विडंबना ये होगी कि वे उसे भागने देंगे। लेकिन खालिद मूर्ख नहीं था। दरअसल वह सिटी लॉर्ड व्हाइट के सबसे भरोसेमंद व्हाइट नाइट्स में से एक था। अगर ऐसा ना होता तो उसे उनके सबसे अहम मिशनों में से एक की कमान कैसे सौंपी जा सकती थी। तितर बितर हो जाओ, उसने शांतिपूर्वक आदेश दिया। एक ही झटके में लियोनेल के पास से गुजर चुके शिकारी कौवों ने अपने पंख फड़फड़ाए और फैल गए। देखते ही देखते उन्होंने लियोनेल का एक बड़ा घेरा बना लिया, जिससे उनके युद्ध क्षेत्र के लिए आसपास का 500 मीटर का क्षेत्र पूरी तरह से कट गया। जो कौवे अभी भी लियोनेल की ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने अपने पंख फैला लिए और या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर उछलते हुए अचानक रुक गए। हालांकि खालिद को यह महसूस हो रहा था कि यदि उसे मौका मिला तो वह एक ही वार में लियोनेल को मार सकता है, फिर भी वह शांत रहा और पीछे हट गया। इन सब के बीच में केवल 3 शिकारी कौवों का एक समूह बचा था, जो सबसे छोटे और सबसे तेज थे और लियोनेल पर चारों ओर से हमला कर रहे थे। खालिद की प्रतिक्रिया ने उसके स्वरूप की सारी कमजोरियां तुरंत दूर कर दी। उसे उम्मीद थी कि लियोनेल के शांत चेहरे पर दरार पड़ जाएगी, लेकिन उसे हैरानी हुई कि जरा भी बदलाव नहीं आया। शुरू से आखिर तक लियोनेल ने सिर्फ एक ही तीर चलाया था। बाकी समय वह इन जानवरों से बचने के लिए सबसे सुरक्षित रास्ता ढूंढने में लगा रहा। खैर, कम से कम ऐसा ही लग रहा था। लेकिन लियोनेल का असली लक्ष्य तो शुरू से ही उसका लक्ष्य था। एक विशेष पक्षी जानवर जिसकी अब केवल एक ही आंख थी और वह इतना अधिक दर्द में था कि खालिद के आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहा था। खालिद की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने पहले ही शिकारी रेवन को परिधि पर तैनात रहने का आदेश दे दिया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। नहीं, ऐसा नहीं है कि यह सुन नहीं रहा था, कुछ तो है जो इसे सुनने से रोक रहा है। ये लड़का। लियोनेल को बहुत पहले ही यह एहसास हो गया था कि खालिद के आदेशों को बाधित किया जा सकता है। खालिद को इस हवाई हमले की कमान सौंपे जाने के पीछे संभवतः सिटी लॉर्ड व्हाइट का विश्वास जीतने के अलावा उसकी योग्यता भी थी। इस आधार पर यह अनुमान लगाना आसान था कि खालिद ही शुरू से ही शिकारी पक्षियों की कमान संभाल रहा था। लियोनेल को जब यह एहसास हुआ तो उसके पास पहले से ही सारी जरूरी जानकारी मौजूद थी। उसका सीन खालिद के नियंत्रण को एक पल के लिए भी भंग कर सकता था। इसका मतलब था कि बाहरी स्रोतों के लिए ऐसा करना पूरी तरह संभव था। तो सरल प्रश्न था, दर्द के बारे में क्या? इस बात की पुष्टि आसानी से हो गई। हालांकि यह बस एक पल के लिए ही था, लेकिन प्रीडेटर रेवन ने खालिद के आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना की और लियोनेल द्वारा उसकी आंख में छेद करने के ठीक बाद अपनी अनियमित उड़ान से उस पूरी संरचना को लगभग पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। हालांकि खालिद प्रीडेटर रेवन पर फिर से नियंत्रण पाने में कामयाब रहा, लेकिन एक बात पर उसका ध्यान नहीं गया। या यूं कहें कि दो चीजें एक साथ। पहली बात तो ये थी कि लियोनेल ने अपने तीर के भीतर एक द्वितीय क्षति मंत्र छिपा रखा था, और दूसरी बात यह थी कि लियोनेल ने अपने सीन पर बलकला का एक छोटा संस्करण भी छिपा रखा था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी परिकल्पना सही थी, उसने द्वितीय क्षति मंत्र सक्रिय कर दिया, जिससे रेवन को एक बार फिर दर्द का एहसास हुआ। और उसके तुरंत बाद उसने जानवरों को वश में करने वाली बलकला को सक्रिय कर दिया ताकि रेवन को नियंत्रित करने की खालिद की दूसरी कोशिशों को विफल किया जा सके। जब लियोनेल पर प्रकाश अपवर्तन मंत्र का प्रभाव पड़ा तो उसे कुछ बातें समझ में आईं। एक तो रेवन की एक पुतली का उस पर असर बहुत कमजोर था। अगर 500 पुतलियों ने एक साथ उसका जादू न बिगाड़ा होता तो वह जादू शुरू से ही विकृत न होता। और दूसरा, जब उसने शब्दकोश निकालते हुए खालिद का नजारा रोकने के लिए अपने सर्फबोर्ड का इस्तेमाल किया तो उसे एहसास हुआ कि उस पल रेवंस का उस पर असर बहुत कमजोर था। इसका मतलब साफ था कि उनकी क्षमताएं प्रभाव क्षेत्र पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से उनकी दृष्टि पर निर्भर थीं। कम से कम उन्हें उस फोर्स 8 तक अपनी दृष्टि तो रखनी ही थी जिसे वे बाधित करना चाहते थे। इससे लियोनेल को अपनी दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। ये शापित पक्षी उस बलकला को बाधित नहीं कर सकते थे जो पहले से ही सुरक्षित थी, और निश्चित रूप से उस बलकला को बाधित नहीं कर सकते थे जो इतनी छोटी थी कि उस पर उनकी नजर न टिक सके। इस समय हालांकि खालिद चौंक गया था, फिर भी उसे समझ नहीं आया कि लियोनेल की योजना क्या थी। वह समझ गया कि कोई चीज उसके नियंत्रण में बाधा डाल रही थी, और यह चीज निश्चित रूप से रेवन की आंख में धंसा हुआ तीर ही था। लेकिन मकसद क्या था?
वहां 500 से ज्यादा दांतेदार चोंच वाले शिकारी कौवे थे जो बहुत पहले से लियोनेल को घेरे हुए थे और उसका खून चखने के लिए ताक में थे। सिर्फ एक से उलझने से क्या फायदा। लेकिन खालिद की अभिव्यक्ति फिर बदल गई जब लियोनेल ने अचानक दिशा बदल ली और संयोगवश अनियमित रूप से उड़ते हुए पक्षी के सामने आ गया। अपनी हथेली के एक झटके से लियोनेल का धनुष गायब हो गया और उसकी जगह एक काले भाले ने ले ली। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। चेन डोमेन। शिकारी कौवा अचानक आकाश में कसकर बंधा हुआ था, उसके पंख उसके शरीर से चिपक गए थे और उसके पंजे उसके शरीर से सटे हुए थे। लियोनेल के माथे की नसें उभर आईं, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसकी पीठ हिल गई जब शिकारी कौवा उसकी ताकत के नीचे हवा में लटक रहा था। वह उसकी क्रोधित आंखों को अपनी आत्मा में घुसते हुए देख सकता था। एक खून की तरह लाल थी, जबकि दूसरी से गहरे लाल रंग की बूंदें टपक रही थीं, और उसका अनमोल जीवन उनके नीचे जमीन पर टपक रहा था। हालांकि जब उसने लियोनेल की ठंडी, गणना करती आंखों को अपनी ओर देखते देखा, तो पक्षी को शायद जिंदगी में पहली बार डर का एहसास हुआ। उसने अचानक संघर्ष करना बंद कर दिया, उसका खून ठंडा हो गया। कई मायनों में जानवर बस वही थे जो इंसान स्वाभाविक रूप से छुपाने की कोशिश करते थे। उनकी सख्त पदानुक्रम की भावना और भी ज्यादा निंदनीय, और भी ज्यादा कठोर, और भी ज्यादा मांग वाली थी। जब आपसे श्रेष्ठ किसी प्राणी का सामना होता है तो जानवर अपना सिर नीचे कर लेते हैं, भले ही इसका मतलब निश्चित मृत्यु ही क्यों न हो। लियोनेल का भाला शिकारी रेवन की आंख में जा लगा। उसकी निगाह में एक निर्विवाद कठोरता थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका भाला उसकी खोपड़ी और मस्तिष्क में गहराई तक घुस गया है। भाला बल फूट पड़ा और एक पल में ही शिकारी रेवन के अंदरूनी हिस्से को चकनाचूर कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने खालिद का दिल सचमुच दहला दिया। लियोनेल ने अपना भाला निकाला, खून की बौछारें हवा में फैल गईं और उसने एक बार फिर भाला आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार उसका निशाना मरा हुआ रेवन नहीं, बल्कि उसकी पीठ पर बंधी क्रॉसबो मशीन थी। एक ही वार में पट्टा टूट गया और प्रीडेटर रेवन से अलग हो गया। लियोनेल के चेन डोमेन ने जानवर को छोड़ दिया, लेकिन क्रॉसबो पर लटक गया, जिससे वह उसके सामने खतरनाक अंदाज में तैरने लगा। बस ऐसे ही पलक झपकते ही पूरी स्थिति बदल गई। चारों ओर सैकड़ों शिकारी कौवे थे, जिनमें से प्रत्येक के पास एक क्रॉसबो था, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो इसे चलाने में सक्षम हो। और फिर लियोनेल था। वह सिर्फ एक आदमी था, लेकिन अचानक ही युद्ध के मैदान का केंद्र बन गया था। उसकी निगाहें अभी भी ठंडी थीं, उदासीनता से भरी हुई। उसने अपने चेन डोमेन का उपयोग पहला बोल्ट लोड करने के लिए किया। उसकी आंखें एक बार फिर खालिद पर टिक गईं। खतरे की एक लहर ने व्हाइट नाइट के दिल को जकड़ लिया। पहले उसे लगता था कि उसकी हरकतें चतुराई भरी हैं। लियोनेल को घेरकर उसका दम घोंटने के लिए शिकारी कौवों को खदेड़ना उस समय एकदम सही कदम लग रहा था। लेकिन अब उसे लग रहा था जैसे उसने अपनी मौत को खुद ही गले लगा लिया हो। विडंबना ये थी कि एक कमांडर के रूप में उनके पास अपना क्रॉसबो भी नहीं था। लियोनेल की नजरों में उदासीनता खालिद को लगभग पागल करने लगी थी। उसकी आंखों में न तो कोई उपलब्धि, न जीत, न ही संतुष्टि या खुशी का भाव था। मानो उसके सामने जो मंडरा रहा था, वह कोई इंसान नहीं, बल्कि बेरुखी से देखे जाने वाले आंकड़ों का एक समूह था। और फिर लियोनेल ने बोल्ट छोड़ दिया। शू, धमाका। ध्वनि अवरोध एक पल में टूट गया। यह इतनी तेजी से हुआ कि जब तक पता चला, खालिद रास्ते से हटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश व्हाइट नाइट के लिए लियोनेल का लक्ष्य वह कभी नहीं था। ख्वाह, यह एक भयावह दृश्य था। कौवे की चीख अभी सुनाई भी नहीं दी थी कि उसका सिर लाल रक्त के टुकड़ों में फट गया। बिजली इतनी तेज थी कि बिना गति खोए वह लगातार चलती रही, और पहले कौवे से कई 100 मीटर पीछे खड़े दूसरे कौवे के दिल को भेदते हुए उसे भी ध्वस्त कर दिया। श्वेत योद्धा डायोर ने स्वयं को आकाश से नीचे गिरते हुए पाया। उसके चेहरे पर अर्थस्तब्ध भाव था। उसने खो दिया है। लियोनेल ने ऊपर से देखा। उसकी निगाहें खालिद की गिरती हुई आकृति पर टिकी थीं, जबकि उसके चेन डोमेन ने क्रॉसबो का निशाना व्हाइट नाइट की ओर समायोजित कर दिया था। आज वह टेरन के लोगों को एक जोरदार संदेश भेजेंगे। खालिद का दिल धड़क उठा। कुछ उसे बता रहा था कि चाहे वह कुछ भी करे, इस हमले से बच पाना नामुमकिन होगा। श्वेत योद्धा जोर जोर से दहाड़ा और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कुछ भी बचाकर रखने का कोई मतलब नहीं था। अगर वह मर ही गया तो बचाकर रखने का क्या फायदा। उसने अपना ग्लाइडर निकालने की जहमत नहीं उठाई। इस वक्त वह नहीं चाहता था कि जमीन की ओर उसकी गति कोई धीमी करे। दरअसल वह जितनी तेजी से जमीन पर गिरेगा, उतना ही बेहतर होगा।
जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह इस तरह के प्रभाव से बच पाएगा, तो वह एक समय में सिर्फ एक ही समस्या से निपटेगा। टकराना। ध्वनि अवरोध टूट गया। गरजती हवाएं हर दिशा में बहीं और छोड़े गए बिजली के बोल्ट के लिए रास्ता साफ कर दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह एक ही तलवार के वार से बादलों को चीर रही हो। खालिद ने अपनी हथेली हिलाई जिससे एक भाला प्रकट हुआ। उसने अपनी पूरी शक्ति उसमें डाल दी और आकाश से गिरते समय अपनी पूरी शक्ति से उस पर प्रहार किया। उसी समय उसने हवा में जोर से लात मारी जिससे वह उल्टा होकर और भी तेजी से जमीन की ओर गिर पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह बोल्ट की दिशा में ही गिर रहा है और उसे रोकने में पूरी ताकत लगा रहा है, जिससे उसकी ताकत कुछ कम हो जाएगी। लेकिन हकीकत बहुत बेरहम थी। यद्यपि उनका आकलन सही था, फिर भी ताकत में कमी व्यावहारिक रूप से नगण्य थी। खालिद के भाले की नोक बोल्ट से टकराए, उसकी आंखें तनाव के कारण लगभग बाहर निकल आईं। उस पल वह कसम खा सकता था कि उसने पहले कभी किसी वार में इतनी ताकत नहीं लगाई थी। लेकिन उसका भाला सूखे खरपतवार की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। भाला हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा और उसके कंधे में इतना बड़ा खूनी छेद कर गया कि उसके साथ उसका हाथ भी बह गया। व्हाइट नाइट डायोर पीला पड़ गया। उसका हाथ हवा में बेतरतीब घूम रहा था, उसके चारों ओर लाल रंग की चमकती बूंदें नाच रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो किसी तोप के गोले ने उसके शरीर का 1/4 हिस्सा उड़ा दिया हो और उसकी जान लेने की पूरी कोशिश कर रहा हो। उसी क्षण बिजली के झटके के साथ चली तेज हवाओं ने उसके घूमते हुए हाथ को चीरकर अलग कर दिया। अगर खालिद ने उसके शरीर की रक्षा के लिए जो बल लगाया था वह ना होता तो शायद उसके सिर पर भी वही जोर पड़ता। लियोनेल ने ऊपर से ठंडे मन से देखा और दूसरा बोल्ट लगाया। उसकी समझ में ये सब आ गया। ऐसा लग रहा था कि हर क्रॉसबो में सिर्फ 3 बोल्ट लगे थे। लेकिन उनकी ताकत देखकर लियोनेल समझ गया कि ऐसा क्यों था। इतनी विनाशकारी शक्ति के साथ किसी भी टुकड़ी का प्रीडेटर रेवेंस की क्षमताओं और इस क्रॉसबो हमले के संयोजन से बच पाना नामुमकिन था। इसके अलावा ऐसे हवाई हमले में वजन एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इनमें से हर बोल्ट अपने वजन में क्रॉसबो से भी ज्यादा भारी था। लेकिन बस एक और बोल्ट ही काफी था। चूंकि खालिद ने उसे इतना बड़ा मौका दे दिया था, लियोनेल को यकीन नहीं था कि वह उसे मार नहीं पाएगा। लियोनेल ने श्वेत योद्धा की गिरती हुई आकृति को देखते हुए अंतिम बार ठंडे मन से निशाना साधा। तभी कई शिकारी कौवे फिर से झुंड में आ गए और लियोनेल की नजर अपने कमांडर पर पड़ने से रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन लियोनेल ने जरा भी नहीं सोचा। अगर खालिद को लगा कि इससे उसकी नजर चली जाएगी तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी में था। शुरू से आखिर तक लियोनेल की आंतरिक दृष्टि खालिद पर पूरी तरह से टिकी रही। इसके अलावा क्या बोल्ट की ताकत को देखते हुए उसे कुछ ही लोगों द्वारा रोका जा सकता था। लियोनेल की छाती एक समान सांस के साथ फूल गई, मानो वह क्रॉसबो के साथ तालमेल बिठा रहा हो। जैसे ही उसने सांस छोड़ी, उसने तीर छोड़ दिया। उसकी शांत सांसें तीर की गति की विनाशकारी गड़गड़ाहट के विपरीत थीं। ख्वावा। बिजली ने पलक झपकते ही रेवन के 3 शरीरों को चीर दिया, जिससे आसमान में लाल रंग छा गया। खालिद के दिल में घबराहट सी दौड़ गई। वह लगातार हवा में लात मार रहा था, अपनी गति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। हर बार ऐसा करने पर वह आसमान में संकेंद्रित वृत्त बनाता जा रहा था और हर कोशिश के साथ उसकी गति बढ़ती जा रही थी। लेकिन बोल्ट बहुत तेज था। उस समय उसे एहसास हुआ कि लियोनेल की नज़र में बाधा डालना बेकार था। दरअसल उसे रोकने के लिए इतने सारे रेवंस इस्तेमाल करने से उसे और बोल्ट आसानी से मिल गए। खालिद के दिल में असहायता की तीव्र भावना व्याप्त थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति वैसी ही थी जैसी उस दिन लियोनेल के हाथों मारे गए अन्य लोगों की थी। उसने अपने हत्यारे की तरफ देखा, उसकी नज़र लियोनेल पर टिकी हुई थी। बदले में उसे बस एक साफ नज़र मिली, वही नज़र जिसने उसे बताया था कि वह सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, वही नज़र जिसे उसकी इंसानियत की कोई परवाह नहीं थी। शू धमाका। जब बिजली का बोल्ट खालिद के सीने में लगा तो कोई आवाज नहीं हुई। दरअसल ऐसा लगा जैसे बोल्ट हवा के किसी दूसरे हिस्से से उड़कर आया हो, बल्कि यह विशाल ध्वनि बोल्ट के जमीन से टकराने से आई थी तथा इससे एक गड्ढा बन गया था जो एक छोटे उल्कापिंड के प्रभाव के बराबर था। एक पल के लिए वहां सिर्फ एक खूनी गड्ढा था और अगले ही पल खालिद का शरीर अंदर से बिखरकर खून और लहूलुहान हो गया। खालिद को एहसास हुआ कि उसने रेवेंस को बुलाकर अपनी रक्षा के लिए एक और गलती की है, इसलिए उसने आखिरकार खुद को बचाने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि बस उस आदमी को घूरता रहा जिसने अपनी जान दे दी। यह उस तरह का नज़ारा था जो मौत से बेखबर इंसान ही अपने आखिरी पलों में बना सकता है।
हो सकता है शुरू से ही खालिद की चिंता, उसकी घबराहट, उसका कांपना उसके जीवन के खतरे से संबंधित नहीं था, बल्कि यह उस मिशन को विफल करने की उसकी अनिच्छा से संबंधित था जो उसे दिया गया था। लियोनेल ने गहरी सांस ली और फिर अपने चेन डोमेन में क्रॉसबो छोड़ दिया और हाँफने लगा। वह कई बार खांसने लगा और उसके फेफड़े तनाव के कारण चीखने लगे। येप, लियोनेल की छाती धड़क उठी जब उसने छोटे मिंट को आश्वस्त करने वाली मुस्कान देने की कोशिश की। लियोनेल के लिए इतनी तेज तीर की दिशा की गणना करना कोई समस्या नहीं थी। दूसरे लोग इतनी सटीकता की गारंटी नहीं दे सकते थे और इन क्रॉसबो का इस्तेमाल सिर्फ घेराबंदी के हथियार के तौर पर ही कर सकते थे, लेकिन लियोनेल अलग थे। कहने का तात्पर्य ये था कि उसकी थकान का कारण यह नहीं, बल्कि उसके चेन डोमेन का उपयोग था। लेकिन इसमें कोई मदद नहीं थी क्योंकि उसके सर्फबोर्ड पर इतना बड़ा, भारी क्रॉसबो फिट नहीं हो सकता था। लियोनेल ने अपना सिर हिलाया और अपनी नज़र उस ओर घुमाई जहां ग्लाइडर गायब हो गए थे। अब तक वे निश्चित रूप से पहले बैरोनी के करीब पहुंच चुके थे। शिकारी कौवों के बिना भी उस शहर के पास इतने सारे चौथे आयाम के अस्तित्वों के सामने टिकने का कोई मौका नहीं था।